हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम करें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं और हम लोग लगभग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इस क्लास के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप करेंगे एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दो टॉपिक हमारे रह जाएंगे, वो हम आने वाले वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास है क्लास नंबर 18 और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखने जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप इन क्लासेस को एक बार, जितनी भी मैं क्लासेस करवा रही हूँ, एक बार उनको देख लें। मैराथन क्लास को ज्वाइन करें, जब भी मैराथन क्लास होगी आपको बताएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके की तैयारी की है और अपने आप को आप जान लेंगे, अपना परीक्षण कर लेंगे। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैंने जो मेंबरशिप लिए हैं उनको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है और जो भी लेना चाहते हैं, कंफ्यूज है कि किस तरीके से मेंबरशिप ली जाए, तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर आपको सब्सक्राइब देखो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैराथन क्लासेस आएंगी आप लोगों की। उसके बाद अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस होंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, मंथली, 1 मंथ की, 2 मंथ की, जितने मंथ की आपको लेनी है आप ज्वाइन से जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं कोपा थ्योरी की ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करा चुकी हूँ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तो सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्लासेस में ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ केवल रिवीजन के लिए, ये एक प्रो रिवीजन है। प्रो रिवीजन कैसे कि जो स्टूडेंट क्लासेस डेली देखते हैं, उसके बाद मेंबरशिप लिए हैं, यानी कि मेंबरशिप यानी कि पीडीएफ जिनके पास है, क्लासेस देखेंगे, पीडीएफ से रिवीजन करेंगे और फिर मैराथन क्लास में वो अपने आप को जांच लेंगे कि मेरी तैयारी कैसे है। इस तरीके से आपकी पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं इस मेथड से। क्लासेस को आप देखें, पीडीएफ से रिवीजन करें, मैराथन क्लास में आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइस मीन्स डैश। कीमत विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब डैश है। जो कीमत होती है वो मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब देखो, कहीं पर हम मार्केट में जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उसकी कोई कीमत भी तो होगी, राइट, कीमत होगी। तो यहाँ पर कीमत का मतलब क्या है? मार्केटिंग, रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज़, प्रमोशन या फिर रॉ मटेरियल। तो हम सभी जानते हैं कीमत क्या होता है, किसी उत्पाद की दर रुपए में, रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज़। ठीक है, प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसका एक निश्चित दर होता है, निश्चित कीमत होती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीमत का मतलब होता क्या है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट है, गिविंग फेस्टिवल ऑफर्स, फ्री सैम्पल्स एंड प्राइस डिस्काउंट आर डैश इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त नमूने और कीमत में छूट देना डैश कहलाता है। ये ध्यान से समझिए। मार्केटिंग, जैसे कि हमने कोई भी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई शॉप है तो उसने क्या किया है कि फेस्टिवल ऑफर पे एक बढ़िया सी स्कीम निकाली है। हम अपनी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लेते हैं, ठीक है, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लेते हैं तो वहाँ पर मार्केटिंग करनी है। जेठालाल ने बोला है कि बागा नट्टू काका ऐसा करो, कोई बढ़िया सी स्कीम लाओ, फेस्टिवल आ रहे हैं, उनको कुछ मुफ्त में नमूने दो, राइट, उनको कीमत में छूट दो। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रमोशन कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा? प्रमोशन, प्रचार प्रसार करना। भाई होता है ना कि कोई एक ग्राहक दुकान पे गया, उसने बोला कि भैया वो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें तो बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, सैम्पल्स भी मिल रहे हैं, कीमत में छूट भी मिल रही है। तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथिंग होगी, लोगों तक पहुंचेगी बात कि हाँ ये गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा सामान मिल रहा है, अच्छे ऑफर पे मिल रहा है, तो ये इस तरीके से प्रचार हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट टेस्ट। मार्केटिंग से ग्राहकों को सीखने में मदद मिलती है। मार्केटिंग से ग्राहकों को क्या सीखने में मदद मिलती है? आप सभी को पता है हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप।
क्लास नंबर 16, क्लास नंबर 17 एंड क्लास नंबर ये जो हमारी 18 है, इन तीनों में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन किए हैं और क्लास नंबर 18 में हम अभी कर रहे हैं और इसी क्लास के साथ ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मार्केटिंग से ग्राहक को क्या सीखने में मदद मिलती है? प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेशल डिस्काउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए मार्केटिंग में प्राइस भी है, अवेलेबिलिटी है, बता दें कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट उपलब्ध है या नहीं है, स्पेशल डिस्काउंट, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's ऑफ मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग के 7 P का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग के 7 P's का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि 7 P's आखिर होते क्या हैं जिसके बेस पर मार्केटिंग होती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल और प्रोसेस। ये सारे 7 P's के अंतर्गत आते हैं। जो मार्केटिंग के 7 P's हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें 7 P's के अंतर्गत आती हैं। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में ये जो 7 P's हैं वो कौन सा नहीं है। आप कहेंगे मैडम जी ये जो पैकिंग है और ये पिकल है, ये दो हमें 7 P's में नहीं दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे 7 P's को इन्होंने यहाँ पे जगह नहीं दी है, लेकिन ये मार्केटिंग के 7 P's में उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 7 P's के अंतर्गत आता है। अगर आप पिकल्स को देखेंगे यानी अचार को देखेंगे तो ये अचार आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से नहीं बैठ रहा है। मार्केटिंग में ये जो अचार है वो किधर से भी नहीं फिट बैठ रहा है 7 P's में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टॉम वांट्स टू स्टार्ट अ शॉप सेलिंग बुक्स, पेन्स, etc. विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव हिज शॉप। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। टॉम है, टॉम क्या है? हम हैं। हम किताबें, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहते हैं। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? भैया कॉपी किताबें वाली हम दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? हम एक स्कूल को देखेंगे कि स्कूल के पास में हमें वो दुकान खोले, तो नियर कॉलेज एंड स्कूल वहीं तो बिकेगी। नियर द रिवर, भैया रिवर में कौन खरीदेगा आके, या फिर किसी के घर के पास या फिर मछली बाजार में। तो ये आंसर हमारे नहीं होंगे, नियर कॉलेज एंड स्कूल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखो सिंपल है ना, क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनना है, समझना है। क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो बातें नहीं कि कौन कहाँ से है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना, साथ साथ में पढ़ना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कोई पागल नहीं है। हम टीचर हैं, हमें पता है कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। आप भारत स्किल पर जाएंगे, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की PDF डाउनलोड करके रख लेंगे। किसी ने पढ़ाई की है उससे अच्छी तरीके से किसी ने पढ़ाई की हो तो बताएं। नहीं, क्लासेस हम इसलिए लेते हैं ताकि आप क्लास में ज्वाइन हो, साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ें और उनका आंसर देने की कोशिश करें। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं, मैंने PDF प्रोवाइड करा दिया तो वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, PDF साइड में खोले बैठे हैं और मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। जो बच्चे पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें क्वेश्चन समझने का मौका दें। आप आंसर दे दोगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, वो अपना लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ अपने हाथ को थोड़ा सा काबू में कर लें। मेरे आंसर बताने के 2 मिनट में क्वेश्चन होता है, 2 सेकेंड पहले आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा करें। ठीक है, बाकी आप सबकी मर्जी है। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहे हैं उनको बस तकलीफ़ ना हो। आप लोग जो पहले से आंसर दे रहे हो, आप लोग होशियार हो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ उनको भी आंसर देने दें। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर है? कुल जो लागत होती है वो किसके बराबर होती है ये जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट यानी कि परिवर्तनीय लागत प्लस छूट, निवेश प्लस निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत प्लस निश्चित लागत, या फिर निश्चित वेतन प्लस ROI है, मैंने इधर ROI। तो जो निश्चित लागत होती है, कुल लागत होती है, वो परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत के बराबर होती है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप। द रेंट ऑफ द किचन इज डैश कॉस्ट।
प्रीति पराठे की दुकान चलाने की एक रसोई किराए पर ले रही है। रसोई का किराया डैश लागत है। जो रसोई का किराया होगा वो लागत क्या कहलाएगी? तो वो लागत कहलाएगी फिक्स्ड, निश्चित। जैसे हम कहीं पर रूम रेंट पे लेने जाते हैं तो फिक्स होता है रेंट कि भैया 1500 इस कमरे का है, चाहे तुम यहाँ पर रहने आओ चाहे कोई दूसरा आए रहने, इस कमरे का रेंट फिक्स है, इतना लगेगा। तो ये क्या लागत होगी? ये फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। 59 नंबर क्वेश्चन है, इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। डैश वह धन है जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं। निवेश यानी कि लगाते हैं, तो वह कौन सा धन कहलाएगा? वह धन कहलाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगा। मनी इज अ पेंटर एंड ही बाय न्यू ब्रशेस एंड पेन्स फॉर पेंटिंग, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज इट। मणि एक चित्रकार है और वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदता है, किस प्रकार की लागत कहलाएगी? अब मणि है, मणि क्या करेगा? देखो पेंटिंग करता है, चित्रकार है, पेंटिंग्स बनाता है। अब वो पेंटिंग्स बनाएगा, बेचेगा, कमाएगा, तो यही करता है। जैसे हम लोग होता है ना कि दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, बेचते जाते हैं, कमाते जाते हैं, प्रॉफिट अपना अलग रखते हैं और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसको रखते जाते हैं और प्रॉफिट साइड में रखते हैं। तो यही मणि कर रहा है कि चित्रकार है और पेंटिंग के लिए उसने नए ब्रश खरीदे और टिन खरीदे, कलर के टिन होते हैं वो खरीदे, तो ये किस प्रकार की लागत कहलाएगी? तो ये लागत कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, निश्चित लागत। द वर्ड फंडिंग मीन्स, फंडिंग मीन्स, जो फंडिंग है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? फंडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? खरीदारी के लिए पैसे, बचत और खर्च, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे या फिर बैंक खाता। बैंक खाता नहीं होगा, खरीदारी के लिए पैसे नहीं होगा। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे तो देखिए, फंडिंग होता है ना कि हमने यहाँ से फंड लिया है, हमने वहाँ से फंड लिया। आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि आपने कहीं से फंड रेज किया है, कहीं से फंड उठाया है। यही है मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लेते हैं तो उसको फंडिंग कहते हैं। होता है ना कि फंड लिया है और किसी ने 2% के लिए मेरा जो पूरा बिजनेस है उसका 2% ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। डैश एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है। इनमें से एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है। NSIC, पार्लर्स, होटल्स या फिर स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो एक नई व्यवसाय तो होता है ना कि हम एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया स्टार्टअप खोल रहे हैं। स्टार्टअप यानी कि शुरुआती, छोटे से शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप मैंने खोला है और धीरे धीरे उस पर मेहनत करेंगे तो ये एक बड़ी कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट है, डैश सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स टू गेट लोन्स अंडर सेवरल स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। डैश उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने में सहायता करता है। इनमें से कौन है जो जिला स्तर पर यानी कि अपने ही जिले के लोगों को बिजनेस खोलने के लिए ऋण प्रदान करता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिला औद्योगिक केंद्र, लघु उद्योग विकास केंद्र या फिर संगठन, SSLC। कौन होगा? तो होगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। अब यहाँ पर जिला स्तर की बात आई है तो जिला औद्योगिक केंद्र ही ऋण प्रदान करेगा जो भी लेना चाहते हैं, अपना उद्योग खड़ा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज डैश। जो व्यक्ति अपना पैसा किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं क्या कहलाते हैं? जो व्यक्ति अपना पैसा किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के लिए कौन सा आवेदन कर सकता है? कौन आवेदन कर सकता है? मुद्रा ऋण के लिए व्यवसाय शुरू करना है और मुद्रा ऋण एक होता है, तो मुद्रा ऋण के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? अ बेबी, अ शॉपकीपर, अ पॉलिटिशियन या फिर अ टीचर। अब मुद्रा ऋण के लिए एक दुकानदार ही आवेदन कर सकता है, एक बेबी, एक राजनीतिक और एक अध्यापक नहीं कर सकते। अ शॉपकीपर। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट नेम दैट हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है क्या कहलाएगा?
एक उत्पाद है, कोई उत्पाद है, उसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत कर दिया गया है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर। उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपने डैश से भी सीखते हैं। अब उद्यमी है अपनी सफलता के साथ साथ अपनी असफलता से भी सीखते हैं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, असफलता से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट डैश टू सपोर्ट योर ग्रोथ। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही डैश चुनना है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही डैश चुनना है। क्या? क्लॉथ्स, लॉस, फ्रेंड्स या फिर टीम। अब देखिए आपका व्यवसाय है, आपकी अगर टीम बढ़िया होगी तो आपका जो व्यवसाय है वो अच्छी तरीके से चलेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सही टीम चुनना है। नेक्स्ट, वाहिद वांट टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ ट्रेडमार्क फॉर योर प्रोडक्ट। वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करना चाहता है, आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का लाभ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ट्रेडमार्क, हम अपने किसी प्रोडक्ट पर ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो उसका लाभ आखिर होता क्या है? वह उसे ऊंचे दाम पर बेच सकता है, कोई अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता, उसे बहुत सफलता मिलेगी, या फिर वह कई कर्ज ले सकता है। तो आंसर देखिए हमारा क्या होगा, अगर किसी प्रोडक्ट पर हम अपना ट्रेडमार्क लगा देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे द्वारा इन्वेंटेड है, इसकी कॉपी और कोई नहीं कर सकता। जैसे हमारा कोई, मैं सोप ले लूँ, संतूर ले लूँ, ठीक है। अब संतूर वाली कंपनी है, इसने अपना ट्रेडमार्क बना लिया है कि ये संतूर मेरा है, ये कंपनी मेरी है, इसका फॉर्मूला मेरा है, कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता है, मेरे नाम से, इस संतूर नाम से कोई दूसरा नहीं बेच सकता है, तो कोई अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता। आंसर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, जॉय स्टार्टेड अ होममेड पिकल बिजनेस, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉफिट इन द फर्स्ट 2 मंथ, व्हाट शुड ही डू। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, बस देखने में बहुत सारे आपको टेक्स्ट लग रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट हैं और ये कठिन होगा। देखो जो क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपको स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा होगा वो क्वेश्चन उतना ही सिंपल होगा, और जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ही ज़्यादा कठिन होते हैं, समझने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं। जॉय ने घरेलू अचार का बिजनेस शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, वह क्या करें। जॉय है, उन्होंने अचार बनाना शुरू किया, घर पे ही अचार बनाना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग के 2 महीने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, तो अब जॉय को क्या करना चाहिए? उसका कारोबार खत्म करना, पैसे उधार लें, उसकी असफलताओं के कारणों को खोजें और उनसे सीखें, या फिर क्रोध करें। अब देखिए उसे क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है, फाइंड ऑफ रीज़न फॉर हिज फेलियर एंड लर्न फ्रॉम देम। उसे अपनी असफलताओं से सीखनी चाहिए, शायद पैकिंग थोड़ी ख़राब होगी या फिर मसाले थोड़े अलग होंगे, तेल किसी को सूट नहीं किया होगा जो पिकल में डला हुआ है। तो होता है ना कि कस्टमर सर्वे, उसे सर्वेक्षण करना चाहिए, लोगों को जिसको बेचा है जॉय ने, उनके पास जाए, उनसे पूछे कि आखिर आपको इसमें क्या चीज़ की कमी लगी। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं किसी भी तरीके का और आपके जो कुछ कस्टमर हैं आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उनसे आप पूछें पर्सनली, नंबर ले लें, फ़ोन नंबर ले लें, या फिर घर का पता है तो घर पे पहुंच जाएं, उनसे पर्सनली पूछें कि आपको क्या चीज़ मेरे प्रोडक्ट की अच्छी लगी और क्या चीज़ ख़राब लगी, ठीक है। तो अगर कोई कमी बताई जाती है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 19, टॉपिक रहेगा गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। होता है ना कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है, बोला जाता है ना कि जैसे सब लोग 12th के बाद BSc करते हैं, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करना जरूरी होता है। वैसे कोपा वालों के लिए यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप करें चाहे कुछ भी करें, बस ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा। तो आप किसी भी प्राइवेट में जाके बोल सकते हो कि मैंने ITI भी की है और मेरे पास NAC का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि 1 साल का सर्टिफिकेट बोला जाता है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। तो बस वही है,
यही हम इस टॉपिक में सीखेंगे, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए हम कैसे तैयार हों। क्लास नंबर 19 में अगले वीक में ये क्लास होगी। मंडे को हम कोपा थ्योरी की क्लास करेंगे। शाम के 4 बजे क्लासेस होती हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज़ क्लास को लाइक भी किया करें। बिना लाइक किए चले जाते हो, लाइक क्लास को ज़रूर किया करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये क्लासेस पहुंच पाएँ। मेरी जो यूट्यूब, देखो आजकल क्या कर रहा है, यूट्यूब रील्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। जो नए नए गाने आ रहे हैं, जो नए नए गाने आ रहे हैं उन पे होता है ना कि ट्रेंडिंग सॉन्ग है ये, इस पे रील बनाओ, ठीक है। तो यूट्यूब रील्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और उन रील्स के चक्कर में हमारे जो स्टडी वाली क्लासेस हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि वो रील्स ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं ट्रेंडिंग में। हर एक 4 से 5 दिन में नया गाना आ रहा है, नए रील्स बन रही हैं। और एक दो लोग नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं सब रील्स बना रहे हैं। तो आजकल जो यूट्यूब है ना वो रील्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये स्टडी की जो क्लासेस हैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा है, गाने वगैरह को इनको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे क्लास को, तो और भी आगे जो जिन तक मेरी क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं उन तक ये पहुँच पाएंगी, ठीक है। हाँ, आप होगे मैडम जी, आपने ये नहीं बोला कि स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, कोपा थ्योरी की भी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी।